स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, और इसमें हम संघर्ष सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत संस्कृति, वैचारिकी और अलगाव संबंधी विचार क्या हैं। वैसे मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत के साथ संस्कृति, वैचारिकी और अलगाव से जुड़े हुए हैं। मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया कि वे लोग जो सत्ता में हैं, जिनके पास अधिकार और शक्ति है, उनके बारे में लोगों की जो आम धारणा है उसका संघर्ष के साथ घनिष्ठ संबंध है। मार्क्स कहते हैं कि वे लोग जो सत्ता में हैं उनके बारे में जनता क्या सोचती है, कि वे जो कुछ करते हैं वह सही है, या वे ऐसा सोचते हैं कि सत्तारूढ़ दल लोगों का शोषण और दमन करते हैं। इस तरह की विचारधारा ने संघर्ष सिद्धांत को नए आयाम दिए। मार्क्स ने उन विचारों की भूमिका को निश्चित किया जो लंबे समय से लोगों के दिमाग में घर कर गए थे। उनका ये तर्क था कि कानून, राजनीति, संस्कृति, साहित्य, कला आदि समाज की अधिसंरचना को बनाते हैं। यह अधिसंरचना यानी साहित्य, कला, राजनीति और कुछ न होकर समाज के अंदर जो आर्थिक संबंध हैं उनकी अभिव्यक्ति मात्र है। वैसे सामान्य शब्दों में हम कहें तो जिस तरह के आर्थिक संबंध होंगे वैसे ही कानून, संस्कृति, मनोरंजन आदि होंगे। मार्क्स ने तर्क दिया कि वर्ग समाज में आम जनता कई चीज़ों में विश्वास रखती है। साधारणतः विश्वास सही नहीं होते, गलत होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये विश्वास मिथ्या होते हैं। लेकिन मिथ्या होने पर भी विचार वैचारिकी का रूप धारण कर लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सत्तारूढ़ व्यक्तियों की नियंत्रण शक्ति को वैधता देना है। इस तरह की वैचारिकी लोगों को ये समझने नहीं देती है कि उनके हित और स्वार्थ क्या है। मार्क्सवादी तर्क देते हैं कि आम जनता की इस तरह की वैचारिकी झूठी चेतना है। झूठी चेतना का बहुत अच्छा उदाहरण धर्म में विश्वास है। हमारे देश में सैकड़ों वर्षों तक गरीब लोग ये सोचते रहे कि उनकी गरीबी का कारण उनके पिछले जन्म के पाप हैं। यदि वे इस जन्म में पूरी लगन से अपने कार्य करेंगे तो अगले जन्म में उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। कुछ इसी तरह अछूत ये समझते रहे कि समाज में उन्हें निम्न स्थान इसलिए मिला है क्योंकि उनका जन्म ब्रह्मा के चरणों से हुआ है। मार्क्स की भाषा में इस तरह की वैचारिकी बिल्कुल तरीके से झूठी चेतना है, गलत है। ये चेतना तो एक तरह के सत्तारूढ़ लोगों द्वारा थोपी हुई चेतना। मार्क्स इस प्रकार की चेतना का समर्थन नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि ये जो चेतना है ये कुछ शक्तिशाली या सत्ताधारी लोगों के द्वारा थोपी गई चेतना है। मार्क्स के उत्तरवर्ती समाज वैज्ञानिकों में, जिनमें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सम्मिलित है, परिमाणात्मक अनुसंधान को वैधता नहीं देते। मार्क्स के साथ ऐसा नहीं था। उनका दृढ़ विश्वास था कि परिमाणात्मक अनुसंधान वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। कामगारों के श्रम करने की दशाओं का पर्याप्त ज्ञान लेने के लिए मार्क्स ने एक लंबी प्रश्नावली बनाई। इससे उन्होंने कामगारों की समितियों और समूहों को, जो फ्रांस के निवासी थे, दिया। उनके प्रश्न कुछ इस तरह थे: क्या तुम अपने काम को किसी मशीन की सहायता से करते हो या अपने हाथ से करते हो? क्या आपको कुछ ऐसी घटनाएं मालूम हैं जिनमें सरकार ने आपकी यानी कामगारों की दशाओं को सुधारने के लिए दखल अंदाजी की है? इस तरह की प्रश्नावली कामगारों को भेजने के पीछे मार्क्स का उद्देश्य मजदूरों के काम करने की वास्तविक दशाओं का पता लगाना था। मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मजदूरों में झूठी चेतना पैदा करने का काम वर्ग समाज ही करता है। इस तरह की चेतना से मजदूरों का शोषण व दमन सरल हो जाता है। मार्क्स ने देखा कि कारखानों में मजदूरों के काम करने की दशाएं ऐसी हैं जिनके परिणाम स्वरूप मजदूर अपने आप को कारखाने से जुदा करने लगता है। यह वर्ग समाज की अर्थव्यवस्था है जो मजदूर के इस अलगाव को न केवल बनाती है बल्कि उसे और ज़्यादा मजबूत भी कर देती है। मार्क्स ये भी विश्वास करते थे कि मनुष्य की अनिवार्य प्रकृति ये है कि वह रचनात्मक कार्य द्वारा संतोष पाना चाहता है।
मतलब वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहता है। दुर्खिम के संबंध में विचारधारा अलग थी। उन्होंने कहा कि मनुष्य समाज की परंपराओं का पालन करके अपने आप को संतुष्ट समझता है। मार्क्स के लिए ऐसा कुछ नहीं था। उनका निष्कर्ष यह भी था कि श्रम विभाजन, निजी संपत्ति और संपूर्ण बाजार व्यवहार जो मनुष्य के संबंधों को व्यापारिक स्तर पर खड़ा कर देता है, अलगाव का कारण है। मार्क्स के अलगाव के बारे में विचारधारा बहुत ही सरल, सहज और सुस्पष्ट थी। उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कामगार की स्थिति किसी भवन में लगाए गए पत्थर के उस चौखटों की तरह है जिन्हें कारीगर चाहे तो फर्श पर लगा दे और चाहे तो फूलदान के स्टैंड पर जड़ दे। पत्थर की ये चौखटें बेजान हैं, उन्हें तो गढ़ा और तराशा ही इसलिए गया है कि कारीगर अपनी मन मर्जी से कहीं भी लगा दे। मार्क्स ने कैपिटल की पहली जिल्द में अलगाववादी श्रमिकों की विस्तृत चर्चा की। कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, दास कैपिटल। उसके पहले ही चैप्टर में उन्होंने अलगाववादी श्रमिकों की व्याख्या की थी। इरविंग जेटलिन जैसे सिद्धांतवेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि मार्क्स ने अपने कैपिटल पुस्तक का शीर्षक अलगाव भी रखा होता तो अनुचित नहीं था। मार्क्स ने अपनी इस कृति में ये स्थापित किया कि पूंजीवाद के विकास के साथ जीवन की दशाओं में भी तेजी से परिवर्तन आता है। जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता है, श्रमिकों का अलगाव बढ़ता जाता है। मीलों के धुओं के गुब्बार के नीचे कामगार बराबर सोचता है, इस संपूर्ण व्यवस्था में मैं तो बराबर घूमने वाला एक दाता मात्र हूँ जिसका होना न होना बराबर है। मैं एकमात्र चना हूँ जो भाड़ नहीं फोड़ सकता। अलगाव की समस्या इस भांति वर्ग व्यवस्था से जुड़ी हुई है। वर्ग से पृथक करके अलगाव को नहीं समझा जा सकता है। अलगाव की अवधारणा में विविधता बराबर रही है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। इस विविधता के होते हुए भी किसी भी अंतिम विश्लेषण में अलगाव एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं से ही विमुख हो जाता है, मतलब वह अपने आप से ही अलगाव सा अनुभव करने लगता है। मनुष्य में जो सार है या जो उसकी मूलभूत प्रकृति है, उससे जब वह अलग हो जाता है तो वही अलगाव की अवस्था है। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति अपने स्वयं के अलगाव की अवस्था में होता है तब वो कुछ अलग तरीके से गतिविधियां करने लगता है। जैसे कि मार्क्स ने बताया कि ऐसे व्यक्ति अपनी मानवीय प्रकृति से दूर हो जाते हैं, जैसा कि उनका ह्यूमन नेचर होता है, स्वाभाविक नेचर, उससे बहुत डिफरेंट व्यवहार करने लगते हैं। ये व्यक्ति स्वयं अपने से, अपनी कार्यप्रणाली से, अपने जीवन की गतिविधि से दूर हो जाते हैं और जीवित रहते हुए भी ये व्यक्ति अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन के प्रति उदासीन रहते हैं। ये उदासीनता इस हद तक बढ़ जाती है कि वे अपने शरीर को भी अपने आप से नहीं जोड़ते। इस तरह से उनका संपूर्ण मन ही शून्य सा हो जाता है। अलगाव एक ऐसी विनाशकारी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे और अन्य व्यक्तियों से एकदम दूर सा हो जाता है और उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसका उसे ज्ञान ही नहीं रहता। उसके स्वयं के शरीर का हर जोड़ और अंग उसे टूटने जैसा लगता है, फिर भी वह उससे और इसका उसे ज्ञान ही नहीं रहता। उसके स्वयं के शरीर का हर जोड़ और अंग उसे टूटने जैसा लगता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में कामगार कभी भी अपने आप को उत्पादन और उससे होने वाले लाभ के साथ नहीं जोड़ता है। लाभ और उत्पादन से उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं है। लाभ कितना ही हो, कामगार तो केवल अपनी दिहाड़ी या वेतन का ही हकदार होता है। अलगाव श्रमिक का अवमानवीकरण करता है। मार्क्स कहते हैं कि अलगाव एक ऐसी अवस्था है जिसमें कामगार उसके स्वयं के श्रम से उत्पादित वस्तुओं से अपने आप को अलग कर देता है और वह अपने आप को गुलाम और शक्तिहीन मानता है और वह स्वयं को भी बहुत बेखबर रखकर अपने आप को उत्पादन प्रक्रिया में जुटाए रखता है। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने अपने संघर्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत अलगाव संबंधी सिद्धांत की भी चर्चा की है। मार्क्स का सामाजिक सिद्धांत वैसे अनिवार्य रूप से परिवर्तन और विकास का सिद्धांत है। यह सिद्धांत पीछे मुड़कर संपूर्ण इतिहास को देखता है और आगे की ओर मुँह करके भविष्य को देखता है और यह दावा करता है कि वह अतीत और भविष्य दोनों का विश्लेषण करता है। फिर भी
किसी भी अर्थव्यवस्था की कोख में मार्क्स का तर्क है, परिवर्तन के बीज होते हैं और इसका अपना एक तर्क है और इस तर्क के अनुसार ये बीज भविष्य के समाज को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को मार्क्स समाज में अंतर्निहित प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध एक लंबी अवधि में विकसित होते हैं और तब एक ऐसी अवस्था आती है जब संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का काम करना बंद कर देती है। परिणाम स्वरूप समाज में हिंसा, क्रांति का उद्भव होता है और संपूर्ण व्यवस्था बदल जाती है। ये जो नई व्यवस्था आती है ये पूरी तरीके से पूर्ववर्ती व्यवस्था का निषेध होती है, मतलब उसके बिल्कुल विपरीत होती है। विकास और परिवर्तन का ये प्रतिमान जो किसी भी व्यवस्था में निहित होता है, इसे ही मार्क्स ने द्वंद्व कहा है। मार्क्स के सिद्धांत के कई तत्वों में, जिनमें वर्ग चेतना और अलगाव भी शामिल है, द्वंद्व की विचारधारा को भी केंद्रीय स्थान प्रदान करती है। द्वंद्व की अवधारणा मार्क्स ने हीगल से ली है। हीगल ये कहते हैं कि मनुष्य में स्वचेतना और आत्मा का द्वंद्व होता है और इसके परिणाम स्वरूप समाज आगे बढ़ता है। मार्क्स का सरोकार ये था कि मानव समाज का विकास आर्थिक अवस्थाओं से होता है। इतिहास के अवलोकन के बाद मार्क्स ने 4 प्रकार के मुख्य वर्ग समाजों की पहचान की। एशिया का वर्ग समाज, प्राचीन वर्ग समाज, सामंतवादी व्यवस्था और बुजुर्ग व्यवस्था। इन 4 वर्ग समाजों का विवरण उन्होंने किया। सबसे पहले उन्होंने विवरण किया था एशिया के वर्ग समाज की उत्पादन पद्धति का। मार्क्स ने एशिया के देशों और विशेषकर 18वीं शताब्दी के भारत में व्यक्तिगत संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं पाई। उन्होंने कहा कि यहाँ का किसान भूमि को जोतता तो था, लेकिन वह उसका मालिक नहीं था। भूमि का मालिक तो संपूर्ण समुदाय था। मालिकाना हक के अभाव में वह उतना ही पैदा करता था जिससे कि वह अपना पेट भर सके और जागीरदार जमींदार को राजस्व दे सके। उसे खेती को विकसित करने की कोई प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि ज़मीन उसकी नहीं थी, वो उसका मालिक था। ज़मीन के किराएदार की हैसियत से उसे ज़मीन सुधारने, सिंचाई व्यवस्था करने और समुचित खाद देने की भी कोई चिंता नहीं थी। इसका परिणाम ये हुआ कि खेती में एक प्रकार का ठहराव आ गया। खेतों में यह ठहराव ही यानी रूढ़िगत उत्पादन पद्धति सामंतवाद के जन्म के लिए उत्तरदायी थी। सामंतवाद के आने से शोषण बढ़ गया और धीरे धीरे संपूर्ण सामाजिक संगठन सामंतवादी बन गया। राजवंशों के बदलाव के साथ कृषि भूमि के स्थायी स्वामित्व में खेती करने के तौर तरीकों और उत्पादन पद्धतियों में हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। मतलब ये हुआ कि भारत और एशिया के अन्य देशों में राजवंश तो बदले, लेकिन कृषि उत्पादन पद्धति जो कि त्यों रही जैसी थी वैसी ही रही। अब भी राजवंशों के बदलने पर राजा भूमि के स्वामी थे और इन्हीं कुछ ऐतिहासिक कारणों से मार्क्स का निष्कर्ष है कि एशिया के समाज गतिहीन थे, उनमें शून्यता थी। द्वितीय चरण उन्होंने बताया प्राचीन वर्ग समाज का। वास्तव में मार्क्स ने एशिया के देशों की उत्पादन पद्धति पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं लिखी। उन्होंने यूरोप के प्राचीन वर्ग समाज का उल्लेख विस्तार से किया। प्राचीन वर्ग समाज जिस तरह से उभरे हैं, उनके पीछे द्वंद्व मुख्य कारण है। जैसे ही समाज में परिवर्तन आता है, नए वर्ग पैदा होते हैं। ये नए वर्ग पुराने वर्ग व्यवस्था का निषेध करते हैं और समाज का विकास आगे बढ़ता है। जैसे रोम का साम्राज्य, जहाँ असभ्य सेनापति अपने वहशीपन से लोगों का दमन करते थे, उसके स्थान पर नए सामंत आ गए थे। सामंतवाद में जागीरदार जमींदार खेतीहरों पर जुल्म किया करते थे, उनका शोषण करते थे। सामंतवाद एक तरह से जमींदार और किसान के संबंध थे। यूरोप के सामंतवाद में संपूर्ण भूमि का मालिक राजा होता था और वे किसान जो जमीन को जोतते थे, उनसे राजा भूमि कर लेता था। ऐसी वर्ग व्यवस्था में राजा और उसके राजवंश उच्च वर्ग में आते थे और किसान निम्न वर्ग में आते थे। इसके बाद की अवस्था उन्होंने बताई थी सामंतवाद के बाद बुर्जुआ अवस्था। चौथे प्रकार के वर्ग समाज वे थे जिनमें औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद आ गया था। मार्क्स की परिभाषा में बुजुर्ग वर्ग वह है जो उत्पादन के साधनों का मालिक है। ऐसे वर्ग में समाज में पूंजीपति और मजदूर में वर्ग संघर्ष होता है। जैसे सामंतवादी व्यवस्था का निषेध हुआ, वैसे ही
बुर्जुआ समाज का भी निषेध होगा और यही इतिहास की नियति मार्क्स ने मानी है। अगला युग उन्होंने बताया पूंजीवाद का अंत। मार्क्स जब भविष्य के समाज की कल्पना करते हैं और उसे अपने सिद्धांत में रखते हैं तो उनका तर्क है कि धीरे धीरे वर्गों का ध्रुवीकरण होगा। हो सकता है इस प्रक्रिया में लंबा समय लग जाए, लेकिन उनका कहना है कि कई छोटे पूंजीपति, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, दस्तकार हैं और ऐसे ही मध्यम स्तर के समूह सर्वहारा वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। इनकी जो भी छोटी मोटी कुशलता है धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। ये ध्रुवीकरण की प्रक्रिया है। इसके पूरा होने के बाद केवल 2 ही वर्ग रह जाएंगे। इस अवधि में पूंजीपति कामगारों और गरीब गुरबों का शोषण करके अपने आप को अधिक सुदृढ़ कर लेंगे। पूंजीपति प्रतियोगिता के बाजार में आकर कामगारों के वेतन में कमी कर देंगे, वस्तुओं के दाम घटा देंगे और यह गला काटने वाली प्रतियोगिता ऐसी प्रभावपूर्ण हो जाएगी कि इन पूंजीपतियों का मुनाफा नाम मात्र का रह जाएगा। ऐसी स्थिति के परिणाम स्वरूप आम जनता के दुख दर्द बढ़ जाएंगे और यह एक प्रकार से पूंजीवाद की मृत्यु का ही पैगाम होगा। इसके संबंध में कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में कुछ अपने विचार भी लिखे। उन्होंने कहा कि धनी मानी व्यक्तियों की संख्या लगातार घटती जाएगी, इधर जनता की तकलीफ़ें बढ़ती जाएगी, उनका दमन तीव्र हो जाएगा, उनका जीवन गुलामी का हो जाएगा और शोषण पराकाष्ठा को पहुंच जाएगा। लेकिन इन 2 चीज़ों के अतिरिक्त मजदूर वर्ग भी विद्रोह करेगा। ये ऐसा वर्ग है जिसकी संख्या बराबर बढ़ती रहती है। ये ऐसा वर्ग है जो अनुशासित है, संगठित है और एकता के सूत्र में बंधा है। अब वह समय है जब पूंजीपतियों की मौत का घंटा बजने लगता है। मार्क्स ने जो पूर्वानुमान किया था वह सही नहीं निकला। पश्चिमी देशों में ना तो आम जनता के दुख दर्द बढ़े हैं और ना मुनाफे की दर में कमी आई है। यद्यपि उत्पादन अधिक केंद्रित हो गया है पर कारखानों का स्वामित्व केंद्रित नहीं है। शेयर होल्डर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पूंजी कारखानों में लगा रहे हैं। श्रमिक संगठन अधिकतम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो पूंजीवाद की मौत का संकेत दे। वैसे हाल में पूर्वी यूरोप के देशों में जो विघटन आया है इससे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की असफलता दिखाई देती है। सोवियत संघ में अगस्त 1991 में जो विघटन हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि इन देशों ने प्रजातांत्रिक और खुले बाजार की व्यवस्था को अपना लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्क्स इतिहास के अंत का जो सपना देखते थे वह केवल यूटोपिया जैसा था। वहाँ वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के विघटन का क्रांतिकारी हादसा इस बात को बताता है कि मार्क्स का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं था, लेकिन यह चित्र का एक पहलू है। दूसरे विचारकों का कार्ल मार्क्स ने संघर्ष का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया लेकिन वो आज भी अप्रासंगिक है। इतिहास का भौतिकवादी निर्वचन, उत्पादन पद्धतियाँ, वर्ग चेतना, वर्ग संघर्ष आदि ऐसी अवधारणा है जो आज भी जीवंत हैं और यही मार्क्स का महत्वपूर्ण सैद्धांतिक योगदान है। जोनाथन टर्नर मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत के संदर्भ में जो बहुत बड़ी टिप्पणी करते हैं वो ये है कि मार्क्स ने बराबर पॉजिटिविस्टिक उपागम को अपने सिद्धांत निर्माण में काम में लिया। आज स्थिति दूसरी है। टर्नर कहते हैं कि अर्वाचीन मार्क्सवादी पॉजिटिविज्म का विरोध करते हैं। वे ये कभी नहीं चाहते कि मार्क्स का विश्लेषण पॉजिटिविज्म के संदर्भ में किया जाए, लेकिन फिर भी ये स्वीकार करना चाहिए कि जुर्गेन हैबरमास जैसे समाजशास्त्री हैं जो मार्क्स की तरह संघर्ष सिद्धांत को अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने का भी प्रयास करते हैं। दूसरे विचारकों ने कहा है कि मार्क्स के सिद्धांत को सोवियत संघ के नेताओं ने सही अर्थों में लागू नहीं किया। वहाँ हुआ ये है कि बोल्शेविक पार्टी के नेता ही उनके साथ साथ अधिकार तंत्र में काम आने वाले कर्मचारी भी एक वर्ग में बंध गए। ये वर्ग पूंजीपति वर्ग ही बन गया। जिन मजदूरों के अधिनायकवाद की कल्पना मार्क्स करते थे उनका गला तो स्वयं राजनीतिक दल ने दबदबा किया। इसलिए सच में सोवियत संघ के पतन के कारण विवादास्पद है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने अपने संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत एशिया के वर्ग समाज की उत्पादन पद्धति, प्राचीन वर्ग समाज, सामंतवाद, बुर्जुआ व्यवस्था, पूंजीवाद का अंत,
आदि की स्पष्ट व्याख्या की है और इस प्रकार उन्होंने संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।